पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 31 मार्च 2025 को जो क्वार्टर क्लोज हुआ है, इस हवाले से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स प्लान्ड हैं और ऑलरेडी उनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें आने वाले हफ्ते की 14 से लेके 19 अप्रैल 2025 की, तो इस हफ्ते के दौरान बहुत सारी कंपनीज की मीटिंग्स हैं जो कि होनी है, और उसमें से 5 ऐसी कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी जो कि बड़ी कंपनीज हैं। उनकी बोर्ड मीटिंग्स में एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर, जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सपेक्टेशन भी है कि मुतवक्के तौर पे ये कंपनीज अच्छे डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। आज की वीडियो में इन 5 कंपनीज़ के हवाले से बात की जाएगी कि ये कंपनीज़ कौन सी हैं, और हिस्टोरिकली इनकी जो पिछले साल का डिविडेंड था वो क्या रहा, पिछले साल की अर्निंग क्या रही, और प्रीवियस क्वार्टर्स की इनकी अर्निंग्स क्या रही, डिविडेंड यील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। याद रहे कि किसी भी कंपनी के हवाले से जो बात की जाती है पास्ट डेटा की बेस पे, दैट डजंट मीन कि अगर माजी में किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो एग्जैक्टली वो इस क्वार्टर के लिए भी डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनीज की स्वाबदीद पे होता है कि वो किसी भी क्वार्टर में डिविडेंड देना चाहें तो वो देती हैं, वरना वो स्किप भी कर देती हैं बसा औकात। दूसरी बात यह कि इस वीडियो में या चैनल पे जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं होती। अब जो पहली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है और उसका नाम है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। 16 अप्रैल को इसकी बोर्ड मीटिंग है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर की बाकी कंपनीज का भी ईयर एंड दिसंबर में होता है, इसका भी दिसंबर में होता है, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी अपने दिसंबर के रिजल्ट्स जो अनाउंस किए उसके साथ इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया था 11 रुपये का, तो कुल मिलाकर साल 2024 में इसने 44 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अर्निंग की बात की जाए तो 2024 में इसकी जो एनुअल ईपीएस रही अनकंसोलिडेटेड वो रही 65 रुपये 78 पैसे। जबकि चूँकि इस साल अगर 2025 की बात करें तो ये पहला इसका क्वार्टरली रिजल्ट होगा, इसलिए इंटरिम पे आउट या इंटरिम या क्वार्टरली ईपीएस की बात की जाए तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब देखना यह है कि पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ क्या ये अपनी रवायत जो है 11 रुपये के डिविडेंड की उसको बरकरार रख पाती है, तो उस सूरत में इन्वेस्टर्स के लिए ये एक और अच्छा डिविडेंड साबित हो सकता है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस वक्त जो प्राइस है इसकी शेयर की 441 रुपये 74 पैसे, तो उस पर जो इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो बनती है 11.5%। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और कंसिस्टेंट डिविडेंड के हवाले से जानी जाती है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चंद ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि हर क्वार्टर में रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे रही होती हैं, तो अभी तक का इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये भी उस पैमाने पे पूरा उतरती है। अब जो डिविडेंड यील्ड है वो चूँकि करंट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो करंट प्राइस अगर शेयर की बढ़ती है तो उस हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन है उसमें फिर डिविडेंड यील्ड का नंबर जो है वो नीचे आ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि वो लोग जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे ख़रीदा है और क्यूमुलेट करके होल्ड कर रखा है, उनके लिए तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। लेकिन अभी की जो प्राइस है इसके ऊपर भी अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो स्टिल इट्स इन डबल फिगर्स, विच इज़ अ गुड डिविडेंड यील्ड। अब जो दूसरी कंपनी है वो है बेस्ट वे सीमेंट, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होता है, अगर ये मैं लाइट ग्रीन में शो कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि वो कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और अगर आपको लाइट ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है किसी कंपनी के बारे में, तो दैट मीन्स कि वो कंपनी इस वक्त शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर बेस्ट वे सीमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, इसलिए इसके बैकग्राउंड को मैंने लाइट ग्रीन में शो किया है। इसकी बोर्ड मीटिंग भी 16 अप्रैल को है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए तो बेस्टवे सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि हर क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की रवायत को बरकरार रखे हुए है, और जो ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए तो ये कोई इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है जो कि मुतवातर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही होती है। अब जो बेस्ट वे सीमेंट है इसका ईयर एंड जून में होता है, तो अब जो मार्च 31 को जो पीरियड क्लोज हुआ ये इसका Q3 बनता है, तो थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ मुतवक्के तौर पर ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। जबकि प्रीवियस दो जो क्वार्टर्स हैं इस साल के, उसमें ये 16 रुपये का डिविडेंड इंटरिम ऑलरेडी दे चुकी है। ईपीएस की बात करें तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ जो इसका 6 मंथ्स की ईपीएस बनती है वो 19 रुपये 23 पैसे बनती है,
जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो पहले 2 क्वार्टर्स यानी हाफ ईयर था उसमें इसकी ईपीएस थी 11 रुपये 38 पैसे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसकी ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। लास्ट जो एनुअल ईपीएस थी इसकी वो थी 23 रुपये 9 पैसे की, और इसने जो पे आउट दिया था एनुअल वो था 26 रुपये का। इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 6.13% बनती है, और इसकी जो शेयर की प्राइस है इस वक्त वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है 394 रुपये 12 पैसे। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इस वक्त जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो उसका नंबर इसलिए आपको कम नज़र आ रहा है क्योंकि शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ अर्से में ऊपर गई है। अब जो तीसरी कंपनी इस लिस्ट में है वो रफान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और फूड सेक्टर की ये जो कंपनी है इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 16 अप्रैल 2025 को है। रफान मेज़ की ये Q1 की के रिज़ल्ट के हवाले से मीटिंग होगी, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और इसकी अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो कि दिसंबर में क्लोज हुआ था उसकी ईपीएस की बात करें तो इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी 809 रुपये 31 पैसे। जो लास्ट इसका ईयरली पे आउट था वो था 350 रुपये का, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो 4% बनती है, और जो शेयर की प्राइस है वो 8,999 रुपये है एज ऑफ नाउ। अब जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड। पावर सेक्टर की ये जो कंपनी है इसकी बोर्ड मीटिंग 15 अप्रैल को है, और इसमें Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। अब यहाँ पर ये जो EPQL को मैंने मेंशन किया है ये थोड़ा सा एक डाउटफुल रिजल्ट भी रहेगा। आई एम नॉट श्योर 100%। खैर 100% तो किसी कंपनी के बारे में श्योर नहीं होते, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई मैं वसूख से नहीं कह सकता कि ये कंपनी इस रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड देगी या नहीं देगी। वजह यह है कि पावर सेक्टर की जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हुई हैं, इसी तरह जो इनके पीपीए में इनका जो टैरिफ है वो भी रिवाइज़ किया गया है। तो अब कंपनीज़ ख़ास तौर पे पावर सेक्टर में जो अभी लिस्टेड कंपनीज़ हैं अगर उनकी बात की जाए तो इनको जो पहले जितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी ऑब्वियसली उतनी प्रॉफिटेबिलिटी अब इनकी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ भी है कि जो एरियर्स थे या जो जो भी इनके बकायाजात थे जो कि अदा करने थे इनको, तो वो भी अदा कर दिए गए हैं। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पे जो एक बड़ा पे आउट है वो पावर सेक्टर की कंपनी से एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इन द अपकमिंग रिजल्ट्स या इन द नियर फ्यूचर। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इफ्स एंड बट्स के साथ आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स के साथ भी। अगर ईपीएस की बात की जाए तो लास्ट जो इसका एनुअल ईपीएस था वो था 6 रुपये 61 पैसे, और इसने जो पे आउट दिया साल 2024 का वो था 6 रुपये का। इसकी डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा बन रही है 22.46%, और शेयर की जो प्राइस है वो 32 रुपये 6 पैसे है। तो अब डिविडेंड यील्ड का जो नंबर है सिर्फ इसको देख के कभी भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ क्लियर की थी कि करंट जो डिविडेंड यील्ड होती है वो सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ के जो जो डिविडेंड है और जो करंट प्राइस है उस पर बेस कर रही होती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं और साथ साथ जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको भी देखना होता है, सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर। क्योंकि बाज़ वक्त ऐसे भी होता है कि किसी खास क्वार्टर के अंदर कोई कंपनी बड़ा डिविडेंड दे देती है, तो उसकी वजह से जो उसकी डिविडेंड यील्ड का नंबर है या उसकी कैलकुलेशन है वो टोटली डिफरेंट आपको एक रिफ्लेक्शन दे रही होती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि इन फ्यूचर भी वो उसी हिसाब से डिविडेंड देगी। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है साजगार इंजीनियरिंग, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 19 अप्रैल को होनी है फॉर द थर्ड क्वार्टर। और तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट से पहले अगर हम पहले 2 क्वार्टर की बात करें जो इसने अनाउंस किए थे रिजल्ट्स, तो उसमें इसकी 109 रुपये 60 पैसे की जो ईपीएस है उसके साथ इसने 20 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे दिया है, दो दो क्वार्टर में 10-10 रुपये करके। पिछले साल के हाफ ईयरली रिजल्ट्स में इसकी जो अर्निंग थी वो थी 23 रुपये 40 पैसे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में इसने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और कितना ज़्यादा इसकी अर्निंग में इजाफा हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 131 रुपये 29 पैसे, और जो उसने पे आउट दिया था वो था 20 रुपये का। तो पिछले साल का जो टोटल पे आउट था उसके उस बराबर ये ऑलरेडी इस साल 2 क्वार्टर में ही दे चुकी है। तो मुमकिन तौर पे अब जो ये रिज़ल्ट आएगा और अगला क्वार्टर का रिज़ल्ट भी आएगा तो उसमें अगर ये डिविडेंड मज़ीद देती है तो पिछले साल से ये होपफुली ज़्यादा डिविडेंड्स का बन जाएगा।
अब इसके शेयर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है। पिछले कुछ अरसे में 1143 रुपये पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी कम बनती है, 3.58%। तो अब ऐसी सिचुएशन में कि जब किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड आपको कम नज़र आ रही है, तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और किसी भी कंपनी में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि शेयर की जो करंट प्राइस है, क्या वो एक फेवरेबल नंबर है या नहीं है, जहाँ पर उसको ख़रीदना बनता है या नहीं बनता। अब वो लोग जो कि स्विंग कर रहे होते हैं या फिर वो मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि वो किसी भी शेयर को ओवर प्राइस्ड ना ख़रीदें। लेकिन जो लोग बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए ले रहे होते हैं या रुपी कास्ट एवरेजिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा कोई चीज़ महंगी ले भी लेते हैं, तो वो जब उसमें रुपी कास्ट एवरेजिंग करते हैं, शेयर की प्राइस अगर नीचे आती है तो वो उसका उनको फ़ायदा हो रहा होता है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म में उनको इतना ज़्यादा उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अच्छी कंपनी में अच्छी प्राइस पे एंट्री की जाए, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि डिविडेंड यील्ड का के अकेला नंबर या सिर्फ ये वाहिद फाइनेंशियल रेशो नहीं है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करें। बाकी बहुत सारे रेशोज़ भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, और उसके साथ-साथ उस कंपनी और उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है और उसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं लोकल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं और उसी की बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। बहरहाल आने वाला जो हफ़्ता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के ऊपर भी सबकी नज़र होगी कि ये किस तरह का डिविडेंड अनाउंस करती हैं, और साथ-साथ अब और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से डेट्स अनाउंस करना शुरू हो गई हैं। तो उस हवाले से भी वक्तन-फ़वक्तन इस तरह की वीडियोज़ बना के आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।